चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अचैषित की सिद्धि चल रही थी। अचैषित में हमने ची स ल इतने ये ले आया था। हालांकि हम एक बार बना देते हैं, फिर क्रम से इस पर हमने आज भी विचारा है, तो क्रम से किसके बाद क्या होना चाहिए फिर बाद में बताएंगे। तो हमने जो है लस्य ची स जो ल है, इस स्थिति में धातु का अधिकार है। ची जो धातु है तो धातु है। फिर लस्य जो है, लस्य का जो है सूत्र जो है वो भी अधिकार सूत्र है, धातु भी अधिकार सूत्र है। और इसमें जो है तिप्त सिप्तस्थ निब्बस्मस्त आताम झ थासा थाम द्वेड मही मही कि धातु हो परस्य लस्य स्थाने तिवादयः आदेशः भवन्ति। हमने बता दिया था कि धातु से परे लकार के स्थान में मन लगादि प्रत्यय से स्थाने तिप्तस्जी सिप्तस्थ निब्बस्मस्त आताम झ थासा थाम ध्वम इट मही मही इत्येते आदेशः भवन्ति। ये आदेश होते हैं। तो ये 18 प्रत्यय में से तो हमें तो केवल तिप लाना है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, विभाग इत्यादि करेंगे। तो सबसे पहले विभक्ति स्तर से इसकी विभक्ति संज्ञा कर दीजिए। ये जो 18 प्रत्यय है तिप तस झी सिप थस्थ मिब्बस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, इसका नाम विभक्ति है। सुपस्तिंग सत्रिणी त्रिणी विभक्ति संज्ञकानी भवंती, ये हमने आपको बताया हुआ है। अब इसके पश्चात जो है पद विभाग कीजिए। पद विभाग करने वाला जो सूत्र है लह परस्मई पदम और तंगानावात्म पदम। तो लह परस्मई पदम 1498 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। लह परस्मई पदम जो है 1498 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। लह परस्मई पदम, लह परस्मई पदम 1498 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 98 नंबर सूत्र है। इसको निकाल लीजिए। निकाल लिए? बहुत ही सरल अर्थ है। ल जो है लकारांत पुंलिंग ल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर ल षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और परस्मई पदम अकारांत नपुंसकलिंग परस्मई पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
लह षष्ठी विभक्ति एक वचन, परस्मै पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया भाई जी? हाँ, परस्मै पदम तो नपुंसक लिंग है, ल जो है पुंलिंग है, ल से लरादी प्रत्यय लिया गया है ना जी। ल माने लडादी प्रत्ययस्य, लह का मतलब है लडादी प्रत्ययस्य, ये हो गया। तो लह षष्ठी विभक्ति एक वचन है और परस्मै पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद और विभक्ति समझ गए भाई जी? अब इसके पश्चात जो है लस जो षष्ठी है तो अर्थ हो गया लकार के लस स्थाने। तो लस स्थाने क्या है? लस स्थाने जो आदेश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लह जो बताया जा रहा है, लस से जो है षष्ठी विभक्ति अभी पीछे जो पढ़ के आए हैं, उस लस के स्थान पर जो आदेश हुआ, तो लस वहां पर जो है ना, लस स्थाने तिवादय आदेशा भवंती, तो उसी को यहाँ पर ये कह रहा है, पद विभाग कर रहा है। तो ये अर्थात लस स्थाने यो आदेशा, तो माने अर्थ हो गया कि लस्य स्थाने का मतलब कि लकार के स्थान में, तो लकार के स्थान में क्या होता है? आदेश होते हैं, तिवादी आदेश होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आदेश का अध्याहार कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? आदेश शब्द का अध्याहार कर लेंगे और अर्थ हो जाएगा अध्याहार का। अध्याहार का मतलब होता है कि जब प्रसंग हो तो प्रसंगानुसार जो शब्द फीट बैठता हो, सटीक बैठता हो, उस शब्द को ले आना। अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रसंगानुसार, प्रसंग से विरुद्ध नहीं, जो अर्थ बैठता हो उसको ले आना, ये अध्याहार कहलाता है। तो यहाँ पर जो है पीछे अभी आपने लस्य और तिप्त जी पढ़ करके आए हैं और उसी लस्य को यहाँ पर लह बता रहा है। तो वहां पर क्या हुआ? लस्य स्थाने तिवादय आदेशा भवंती, तो लकार के स्थान में तिवादी आदेश होते हैं, इसलिए वो प्रसंगवश आदेश यहाँ पर का अध्याहार हो जाएगा। आदेश शब्द को यहाँ पर ले आएंगे, इसलिए हो गया लस्य स्थाने आदेशा, ये हो गया, अर्थात लादेशा। लस्य स्थाने आदेशा समास करेंगे तो लादेशा हो गया, तो अर्थ हो जाएगा लादेशा। क्या अर्थ हो गया जी? लादेशा परस्मै पदम भवति। यहाँ परस्मै पदम एक वचन है, लादेशा उधर है, तो यहाँ पर जो है लादेशा कहेंगे तब तो परस्मै पद संज्ञा भवंती या परस्मै पद संज्ञका भवंती, क्योंकि लादेशा है। और एक वचन आप करेंगे लादेश, जाति में हम एक वचन कर लेंगे तो लादेश भी हो सकता है। जाति में जब हम एक वचन करेंगे तो तब जो है लादेश परस्मै पदम भवति, ऐसा एक वचन में अर्थ करेंगे। और लकार के स्थान में बहुत सारे आदेश हैं तो उसको मान करके यदि बहुवचन करेंगे, जाति में जात्याख्या में कस्मिन बहुवचन मंत्रस्या में एक वचन और बहुवचन भी होता है। जब बहुवचन करेंगे तो लादेशा, तो परस्मै पदम हो जाएगा परस्मै पद संज्ञका भवंती, परस्मै पद संज्ञा भवंती। लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं उसका नाम परस्मै पद है। लादेशा नाम परस्मै पद संज्ञा अस्ति, इसका मन लादेशा नाम लकार के स्थान में जो आदेश हुए हैं, क्या तिवादी जो आदेश हुए हैं, उसका नाम परस्मै पद है। लादेशा नाम परस्मै पद संज्ञा भवति, लादेशों की परस्मै पद संज्ञा होती है। षष्ठी के आधार पर हम अर्थ करेंगे तो लादेशा नाम परस्मै पदम भवति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और प्रथमा के आधार पर करेंगे तो लादेशा परस्मै पद संज्ञका भवंती या लादेशः परस्मै पदम भवति। समझ गए जी?
प्रश्न तो नहीं है? हैं? ला देशा जब कहेंगे तो संज्ञा नहीं हो जाएगा? संज्ञा या स्वार्थ में को ले तो संज्ञका, संज्ञा का वहां पर संज्ञा हो जाएगा। अकारांत पुंलिंग संज्ञा को संज्ञा कर देंगे तो ला देशा परस्मैपद संज्ञा भवंती या ला देशा परस्मैपद संज्ञका भवंती। जब आदेश को बहुत सारे आदेश हैं उसको बहुवचन में करेंगे तो उधर भी बहुवचन में कर दीजिए, और एक वचन में करेंगे लादेश परस्मै पदम को ध्यान में रख करके कि एक वचन है परस्मै पदम, तो इसलिए लादेश परस्मै पदम भवती। दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। लादे परस्मै पद को ध्यान में रखना है तो प्रथमा एक वचन है तो उसको लादेश मन आदेशा को आदेशा बना दीजिए, तो लादेश परस्मै पदम भवती माने परस्मै पदम संयम भवती, ऐसा हो जाएगा। और लादेशा है तो परस्मै पद को बहुवचन बना दीजिए, तो लादेशा परस्मै पद संज्ञका भवंती या लादेशा परस्मै पदानी भवंती, नपुंसक लिंग है ना जी, तो लादेशा परस्मै पदानी भवंती। समझ गया जी? हाँ, किसी भी बस समझ लीजिए और अपने तरफ से अर्थ। हमने आपको लादेशा परस्मै पदानी भवंती, लादेशा परस्मै पद संज्ञका भवंती, लादेशा परस्मै पद संज्ञा भवंती, लादेश परस्मै पदम भवती, लादेश परस्मै पद संयम भवती, लादेशा नाम परस्मै पद संज्ञा भवती, षष्ठ में भी कर दिया। ये जो भी बस समझ लीजिए और उसके आधार पर आप अर्थ कर लीजिए। तो ये लकार की परस्मै पद संज्ञा, मतलब लकार के स्थान में जो आदेश हुए हैं उसका नाम परस्मै पद है। तो लकार के स्थान में परस्मै पद हुए हैं तो लकार के स्थान में जो आदेश हुआ, तो लकार के स्थान में कितने आदेश हुए हैं जी? 18 आदेश। लकार के स्थान में तिप्त जी सिप्तस्थ मिबस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इत बही महिं, ये 18 आदेश हुए हैं। और वैसे सप्तरी क्वसु इत्यादि भी आदेश होते हैं, तो लादेशा इसीलिए कह दिया। तो यहाँ पर लकार के स्थान में 18 आदेश हुए हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि ये 18 आदेश का नाम परस्मै पद है, परंतु ऐसी बात नहीं है। बोल रहे हैं कि इसका अपवाद है तंगनावात्पने पदम। इसका अपवाद क्या है जी? इसके आगे सूत्र है तंगनावात्पने पदम। इसके आगे क्या सूत्र है? 99 नंबर सूत्र है। तो वो इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। तो अपवाद को छोड़ करके जो बच जाएगा, अपवाद को छोड़ करके जो बच जाएगा उसका ग्रहण होगा लादेश से, ला से। समझ गया जी? संज्ञानावात्मने पदम का जो हम आपको अर्थ बताएंगे, तो उसको छोड़ करके जो बच जाएगा उसका नाम है लादेशा। ला परस्मै पद में जो ल है उतने को ही हम कहेंगे ला परस्मै पदम। तो अपवाद का जो विषय होगा उस अपवाद विषय को छोड़ करके जो बचेगा उसको हम लादेशा से ग्रहण करेंगे। तो अपवाद है तंगानौ, तंग माने तो आताम झ हास आथाम ध्वम इट बही महिंग, और आन माने शानच और कानच। ये जो क्षत्रिय लटा क्षत्रिय शानच आपस में समानाधिकरण है, तो शानच और कानच प्रत्यय उसका आन बचता है। तो इतने को छोड़ करके जो बच गया, तो क्षत्रिय बच गया, वसु बच गया इत्यादि जो बच गया, तो उसका नाम है परस्मै पद। इस चीज को हमें ये समझना चाहिए। माने अपवाद विषय को छोड़ करके ये लगेगा। समझ गए जी?
अपवाद में कौन से प्रत्यय आए हैं? क्या चीज? अपवाद में कौन से प्रत्यय हैं? वो आगे अभी बताऊंगा, उसकी व्याख्या ही आगे करूंगा। अभी तो मैं जो बोला कि अपवाद में तंग आया, मैंने तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, क्या जी? तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही। क्योंकि ये जो है ना एक परिभाषा है, उस चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक परिभाषा, दो परिभाषा है, दोनों परिभाषा मैं बता दे रहा हूं। एक है कि प्रकल्प्य चापवाद विषयम तथा उत्सर्गो अभिनिवेशन्ते, ये परिभाषा है। ये आपके पास यदि पारिभाषिक हो तो पारिभाषिक में देख लीजिएगा, नहीं तो लिखिए, अभी लिखिए प्रकल्प्य, लिखिए प्रकल्प्य, लिख रहे हैं प्रकल्प्य, 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 हाँ, चापवाद विषयम, प्रकल्प्य चापवाद विषयम, लिख रहे हैं प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः 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 उत्सर्गो भी निवसते, उत्सर्गो भी निविशते, उत्सर्गो भी निविशते, ततः उत्सर्गो भी निविशते। हाँ, वो उत्सर्गो भी निवेश, उत्सर्गो के आगे एस का चिन्ह दे दीजिए, अवग्रह चिन्ह, उत्सर्गो भी निविशते, प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः, या ततः संधि हो गई है इसलिए तीसर का लोप हो गया है, ततः उत्सर्गो भी निविशते। ओम प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो भी निविशते, प्रकल्प्य चापवाद विषयम उत्सर्गो भी निविशते। लिख लिया? क्या लिखे? प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो भी निविशते। वेरी नाइस। और स्काइप में सभी लिख लिए जी? हाँ, और यदि इसमें जो कॉन्फ्रेंस कॉल में हो शायद वो भी लिख लिए होंगे। कोई है कॉन्फ्रेंस कॉल पे? नमस्ते जी शारदा। शारदा जी लिख लिए? लिखतम भवत्या? हाँ। तो बहुत ही सरल होता है। देखिए प्रकल्प्य, ये अव्यय पद है। प्रकल्प्य क्या है जी? अव्यय पद है। प्र उपसर्ग है, कृपु धातु है, क्त्वा प्रत्यय हो गया है, क्त्वा प्रत्यय हो गया है समान करते के पूर्व काले से, और क्त्वा के स्थान पर समासेनी पूर्वोक्त लेप से लेप होगा तो प्रकल्प्य बन गया है। तो प्रकल्प्य अव्यय पद है। प्रकल्प का अर्थ हुआ
प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके अर्थात छोड़ करके, ये हुआ। शब्दार्थ है, लिटरल मीनिंग जो है प्रकल्प माने प्र माने प्रकृष्ट, कल्प माने कल्पना करके। प्रकल्प का क्या मतलब क्या हुआ जी? प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके माने प्रकृष्ट कल्पना करके। क्या अर्थ हो गया? प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके। हाँ, जैसे है ना, आगत्य आ करके, गत्य जाकर, आगत्य में आ करके, आगत मन गत्वा माने जाकर। तो ऐसे ही प्रकल्प्य माने प्रकृष्ट कल्पना करके, सामान्य रूप से नहीं प्रकृष्ट होना चाहिए। तो प्रकृष्ट कल्पना करने का मतलब हुआ यहाँ पर है छोड़ करके। क्या? च माने और, च माने और अपवाद विषयम, अकारांत पुंलिंग अपवाद विषय शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है, तो हो गया अपवाद विषय को प्रकल्प्य बने प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके, विचार करके भाव हुआ, छोड़ करके ये हुआ। तो छोड़ कर, प्रकल्प्य माने विचार, प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके माने विचार करके अर्थात छोड़कर। अपवाद को का पहले प्रकृष्ट रूप से विचार कीजिए, कल्पना माने विचार करना यहाँ पर अर्थ है। तो इसलिए अपवाद को अच्छी तरीके से विचार कर लीजिए कि अपवाद क्या है, अर्थात छोड़ करके भाव ये हुआ। तो अपवाद विषय को छोड़ करके ततः उसके बाद, ततः माने उसके बाद, उत्सर्ग माने सामान्य सूत्र, अभिनिविशते माने अभिनिविशते माने प्रविष्ट होता है, ऐसा हो गया कि माने ये हुआ कि अपवाद विषय को छोड़कर, अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके, अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से विचार करके कर लिया विचार, उसके बाद ततः विचार कर, ततः उसके बाद अभिनिवेशते, उत्सर्ग को आप लगाइए, अभिनिवेश कीजिए, उत्सर्ग को जो है आप लगाइए, उत्सर्ग को प्रवृत्त कीजिए, ये इसका मतलब हुआ। कहने का अभिप्राय है कि दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक होता है लक्ष्यी उत्सर्ग माने सामान्य, उत्सर्ग माने सामान्य सूत्र, समझ गए? तो यहां पर यह हुआ, कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य सूत्र जो अभिनिवेशते माने लगेगा, जो लगता है, सामान्य सूत्र जो अभिनिवेश करता है, प्रविष्ट, अभिनिवेश का लिटरल मीनिंग है प्रवेश करता है, अभिनिवेश, अभि माने सब ओर से, नी माने निश्चित रूप से, विष माने प्रवेश करता है, विष प्रवेशे, प्रवेशने। तो जो है पूर्ण रूप से सब ओर से निश्चित रूप से प्रवेश करता है उत्सर्ग, है ना जी। अभिनिवेश क्लेश भी है ना, मृत्यु का डर, तो वह भी जब अभिनिवेश क्या होता है, अभिनिवेश इसलिए उसको कहते हैं भय को, मृत्यु का जो डर, 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो अभिनिवेश में भी वही है, यही अभिनिवेशते है। तो मृत्यु का जो डर है उसको क्लेश कहते हैं। तो मृत्यु के डर को अभिनिवेश क्यों कहा है? क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको अभिनिवेश कहते हैं। तो आइए, वो तो दर्शन का विषय है, जब व्याकरण पढ़ने के बाद दर्शन पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाऊंगा, भगवान की कृपा हुई तो यहाँ पर यह है कि इस परिभाषा का अर्थ है कि प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो विनिविशते,
का माने अपवाद विषय को छोड़ करके, अपवाद विषय का पर्यालोचना करके, अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से विचार करके कर लिया। अब उसके बाद ततः, उसके बाद जो है उत्सर्गो अभिनिवेशते, उत्सर्ग प्रविष्ट होता है, माने उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी होते हैं लक्षणिक चक्षुष्क का पहले भी हमने चर्चा किया था। एक विद्यार्थी होते हैं लक्षणिक चक्षुष्क और दूसरा विद्यार्थी होता है लक्ष्यिक चक्षुष्क। समझ गया जी? विद्यार्थी कितने तरह के हो गए जी? पढ़ने वाले विद्यार्थी, व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी, या जो भी विद्यार्थी होता है वह दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक लक्ष्यिक चक्षुष्क, दूसरा लक्षणिक चक्षुष्क। तो लक्ष्य माने लक्ष्यम एवं अर्थ चक्षुयस्य, माने लक्ष्य ही अर्थ है जिसका, लक्ष्य ही चक्षु है जिसका, उसको कहते हैं लक्ष्य। माने जिसका ध्यान लक्ष्य पर है उसको लक्ष्यिक चक्षुष कहेंगे उस विद्यार्थी को। और लक्षणिक चक्षुष कहेंगे जिसका ध्यान सूत्र के ऊपर है, लक्षण के ऊपर है, वो लक्षणिक चक्षुष हो गया। दोनों तरीके से करके मतलब ये करते हैं। तो लक्ष्यिक चक्षुष्क जो विद्यार्थी है, जो लक्ष्य को ध्यान में रखता है, उस लक्ष्य को ध्यान में रख के, तो वो लक्ष्य में रखा ओ तंगा ना आत्मनेपदम, वो बुद्धि में सोचता है कि तो आताम जो थास आथाम ध्वम इट बही मही, ये इसका नाम तो आत्मनेपद है, इसकी आत्मनेपद संज्ञा है। और शानच आन है, शानच कानच की आत्मनेपद संज्ञा है। तो उस ध्यान, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके फिर ला परस्पदम का अर्थ करेगा। ला देशा माने कि सिप्तस झी सिप्तस्थ मिबस मस, ये नौ प्रत्यय, और क्षत्रिय और क्वसु जो प्रत्यय है क्वसुश्च, तो ये इतने प्रत्यय का नाम जो है परस्मै पद है। तो वो लक्ष्य को ध्यान में रख करके, इसलिए यहां पर 9-11 प्रत्यय का नाम परस्मै पद है। तिप्तस झी सिप्तस्थ मिपवसमस क्षत्रिय और क्वसु। समझ गए जी? ल परस्मै में लादेशा मतलब एकादश, जो लादेशा है एकादश प्रत्यया, जो लादेश एकादश प्रत्यय है, लादेश तिवादय एकादश प्रत्यया परस्मै पद संज्ञका भवन्ति। जो लादेश, जो तिवादी 11 प्रत्यय हैं, तिप्तसजी सिप्तस्थ मिबस्मस क्षत्रिय और क्वसु, इसका नाम है परस्मै पद। समझ गए जी? भाई जी समझ में आ गया? हाँ। और एक जो है और परिभाषा है, हालांकि वो भी यही कहता है, बस अंतर इतना ही है कि लक्ष्यिक चक्षुष्क जो होता है पहले अपवाद को लाता है और फिर जो है उत्सर्ग का प्रयोग करता है। तो क्रम में अंतर हो जाता है। केवल वो भी परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ही अपवादा है, इको तो ह्यपवादा हो जाएगा। पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते। लिख लिए, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः, पश्चादुत्सर्गाः। पूर्वन, ये पूर्वम है जी, पूर्वों पर बिंदी दे दीजिएगा। पूर्वम ह्यपवादा, ऐसा है। पूर्वम ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गाः।
ये सब परिभाषा है, ये पारिभाषिक है। महर्षि जी आप पारिभाषिक देखेंगे ऋषियान जी का, उन्होंने संग्रह किया है। महाभाष्य का, ये सब महाभाष्य का है, महाभाष्य में ये सब है, तो संग्रह किया हुआ है, उन्होंने भी किया है। अपने जमाने में भट्टो क्या बोलते हैं, नागोजी भट्ट ने भी किया था। यही पढ़ने के लिए तो हम गए थे वहाँ हरिद्वार में जो पढ़े डॉक्टर भोला झा जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनसे मुख्य रूप से इस परिभाषेंदु शेखर को ही पढ़ा है। तो ये परिभाषेंदु शेखर तो हम आपको भी पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। ये जब हो जाएगा तब क्या कहते हैं कि प्रथमावृत्ति काशिकावृत्ति ये 2 हो जाएगा, और प्रथमावृत्ति काशिकावृत्ति और माधवीय धातु वृत्ति 3 जब हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद चौथे नंबर में हम इसको परिभाषा को पढ़ाएंगे। वैसे सामान्य रूप से परिभाषा तो बीच में ही पढ़ा दूंगा, और वैसे तो जहां जहां होगा, जैसा भी मैंने पढ़ा दिया तो सामान्य रूप से तो पढ़ा ही दिया। तो पूर्व ह्यपवादा माने पूर्वम ह्यपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा, लिख लिया। पूर्वम ह्यपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा। तो जो लक्ष्य जो है, शब्द जो है, उसको देख करके जो है लक्षण की सूत्र की कल्पना करने वाला जो लक्षिक चक्षुष्क जो है, वो लक्षिक चक्षुष्क जो है विद्यार्थी, वो पहले क्या करता है, पूर्वम ही अपवादा विनिविशन्ते, पहले अपवाद का प्रयोग करता है, पहले अपवाद की प्रवृत्ति करता है, पहले अपवाद को प्रविष्ट कराते हैं, अपवाद प्रविष्ट होते हैं, और पश्चात उत्सर्गा, और बाद में उत्सर्ग मतलब प्रविष्ट होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उसके ध्यान में रहता है, लक्षिक चक्षुष के ध्यान में रहता है कि भाई अपवाद जो है उसको छोड़ करके ही, उसको ध्यान में रख करके ही कुछ किया जाएगा, इसलिए पहले अपवाद विषय का पहले प्रवृत्त करा देते हैं और फिर उत्सर्ग की प्रवृत्ति कराते हैं, तो उसके आधार पर अर्थ हो जाता है। इसलिए तंगानावाद पदम को पहले प्रवृत्त कर देंगे, फिर जो है लाह परस्मै पद को बाद में करेंगे। बस यही है, इस दोनों में अंतर है। तो पूर्वम ह्यपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा, पहले अपवाद का अभिनिवेश होता है, पहले अपवाद प्रविष्ट होते हैं और फिर जो है उत्सर्ग होते हैं। समझ में आ गया भाई ये? हेलो, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर लह परस्मै पदम का जो अर्थ करेंगे तो लादेशा परस्मै पद संज्ञा भवन्ति का मतलब हुआ लादेशा तिवादय एकादश प्रत्यया परस्मै पद संज्ञका भवन्ति, माने 11 जो प्रत्यय हैं, तिप्त जी सिप्तस्थ मिब्बस्मस और क्षत्रिय और क्वसु, इसका नाम परस्मै पद है। समझ गए? क्षत्री लट क्षत्री शान चा प्रथमा समानादि करने 3-2-124 नंबर सूत्र है। तो वो माने उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, क्वसुस्त से क्वसु प्रत्यय होता है, तो इसीलिए क्षत्रिय और क्वसु प्रत्यय जो कि आगे पढ़ाएंगे, अभी उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर अचैचित की सिद्धि में, इसलिए उसको उसमें समय न लगाएं, बस नाम सुन लेके क्षत्रिय और क्वसु। क्वसु क व संयुक्त स ह्रस्वकार क्वसु, क्षत्रिय और क्वसु। क्वसु 3-2-107 नंबर सूत्र है, लिट के स्थान में क्वसु आदेश होता है, तो वो भी परस्मै पद होता है, उसकी भी परस्मै पद संज्ञा कही गई है। तो इसीलिए 9-2-11 इन 11 प्रत्यय का नाम परस्मै पद है, समझे? और इसके बाद जो बच गया उसका नाम आपने पद है, तंगानावाप्ने पदम। तो अब तंगानावाप्ने पदम देखिए राजभल्ला जी, ये समझ में आ गया आपको? तो एक आप बता रहे थे ला देशा, वो लिख नहीं पाया मैं। हाँ, तो ला देशा हुआ ना जी, लह से तो षष्ठी विभक्ति लह तो है ही, लह परस्मै पदम में, और मैंने कहा कि आदेशा का अध्याहार कर लीजिए, इससे अर्थ हो जाएगा लादेशा, लादेशा परस्मै पद संज्ञका भवन्ति।
ये अर्थ में मैंने बोला था। लादेश जो है परस्मै पद संज्ञक होते हैं। दिशाओं को ला देशा जो 11 प्रत्यय होते हैं। हाँ, लादेशा का मतलब लादेशा एकादश प्रत्यय, तिवादय एकादश प्रत्यय। शारदा भगिनी भवत्या अवगतम ज्ञातम? आं महोदय, अवगतम। तो आप भी समझ गई वसुधा जी? हाँ, सभी समझ गए? हाँ जी। चलिए जी, अब तंगानावात्मने पदम चलें। तंगानावात्मने पदम, तंगा, हाँ जी क्या बोल रहे हैं भाई जी? 99 नंबर। हाँ, 99 नंबर या 100 नंबर, जो भी सूत्र है देख लीजिए। तंगानावात्मने पदम, तो तंगानावात्मने पदम जो है, कीजिए पदच्छेद तंगानौ। तंगा है सीधा, तंगा है ना। तंगानौ, 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 तंगानौ आत्मने पदम। तो अकारांत पुंलिंग तंगान, तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अकारांत पुंलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, मैंने प्रमाद से बहुवचन कर दिया। तो अकारांत पुंलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, समझ गए जी? और आत्मने पदम अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? अष्टाध्याय सूत्र सामने रखा कीजिएगा। तो अकारांत पुंलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, आत्मने पदम अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए भाई जी? हेलो, विद्यार्थी सब समझ गया? श्रवण जी, बालबोध जी, नित्यानंद, विद्यानंद सब समझ गए? अच्छा जी। तो तंगानौ आत्मने पदम ये हो गया। अब समास करेंगे। तंग च आनश्च इति तंगानौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तंग च ङ हलंत, तंग च आनश्च इति तंगानौ, तंग च आनश्च इति तंगानौ। लिख लिए भाई जी? तंग च आनश्च इति तंगानौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब जो है इसमें जो है लस्य की अनुवृत्ति ले आइए। मैंने लस्य बोल रहा हूं, लह की, लह परस्मैपदम से लह की अनुवृत्ति ले आइए। किसकी अनुवृत्ति लाइए? लह की अनुवृत्ति लाइए। ले आए? भाई जी, लह की अनुवृत्ति ले आइए। तो अर्थ क्या हो गया जी? लादेशौ हुआ कि नहीं? मतलब लस स्थाने यौ आदेशौ, तो आदेशौ तो आदेश है ही, ल के स्थान में तंग और आदेश है। तो लादेशौ तंगानौ, लादेशौ तंगानौ आत्मने पद संज्ञौ भवतः, ये अर्थ हो गया। लादेशौ तंगानौ आत्मने पद संज्ञौ भवतः या आत्मने पदे भवतः,
यदि नपुंसक लिंग है इसलिए पदम पदे पदानी, तो ला देशौ तंगानौ आत्मने पदे भवतः ऐसा कर दीजिए। और संज्ञा जोड़ देंगे तो आत्मने पद संज्ञौ भवतः, या क स्वार्थ में ले आएंगे तो आत्मने पद संज्ञकौ भवतः। ला देशौ तंगानौ आत्मने पद संज्ञकौ भवतः। लकार के स्थान में जो आदेश तंग मने यहाँ पर तंग जो है प्रत्याहार लिया है। तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग में तो लिया आदि आदिरंत्यन सहायता से, और महिंग का अंग लिया अंत, तो तंग हो गया। तो तंग प्रत्याहार न जो प्रत्यय है तो से लेकर के महिंग तक, तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग, उसको यहाँ पर तंग कहा है। तो तंग अत्र तंग शब्देन प्रत्याहार ग्रहणम, माने तंग जो है प्रत्याहार अस्ति। अवगतम, समझ गए जी भाई जी? तंग माने तो आताम, तो से लेकर के महिंग तक, माने न जो प्रत्यय हो गए, तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, इसका नाम है तंग। समझ गए भाई जी? और आन जो है आना यहाँ पर जो है शानच कानचोर ग्रहणम, माने शानच और कानच का ग्रहण है यहाँ पर। आन इति पदेन शानच कानचोर ग्रहणम, शानच और कानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर ग्रहण है आन शब्द से। शानच एक तो लटा सत्री शान चा प्रथमा सवन आदि करने हम जो ऊपर सूत्र बताए थे, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय भी है। लट के स्थान पर क्षत्रिय और सानच होते हैं, तो क्षत्रिय तो हो गया परस्मयी पद, तो सानच बच गया, तो शानच जो है आत्मने पद है। तो एक तो लट क्षत्रिय शान चा प्रथमा सवन आदि करने में जो सानच है वह सानच हो गया, और कानच भी है, कानच भी है वो। तो शानच और कानच ये जो दो प्रत्यय है इसका नाम आत्मने पद है। लट के स्थान पर ये जो आदेश होते हैं शानच और कानच, हाँ, तो उसका नाम आत्मने पद है। तो तंगानो माने ला देशौ तंगानौ, तंगानौ आत्मने पद आत्मने पदे भवतः, आत्मने पद संज्ञौ भवतः, आत्मने पद संज्ञकौ भवतः। तो पूर्व सूत्र से जो परस्मय पद संज्ञा प्राप्त था ना जो, तो आत्मने पद का विधान कर दिया, उसका अपवाद हो गया कि भाई ओ मने अपवाद क्या कहेंगे, अपवाद, हालांकि हमने अपवाद ही अभी कहा था, तो क्योंकि वो ल परस्मय पदम से पूरे की परस्मय पद संज्ञा कर दिया रहा, तो पूर्व सूत्र से परस्मय पद संज्ञा प्राप्त था और उसमें जो है आत्मने पद का विधान किया कि तंग और आन जो है इसको आत्मने पद कहते हैं। तो 9 और 2 11, ये भी 11 प्रत्यय हैं। तो इस 11 प्रत्यय जो है त आतम झ थास आथाम ध्वम इत बही महिंग और शानच और कानच, उस शानच और कानच का आन ही बचता है, तो जिससे पठमाना इत्यादि बनता है। तो ये 11 प्रत्यय का नाम है आत्मने पद। समझ गए भाई जी? सभी समझ गए? हाँ जी। तो ये पद विभाग हुआ, हमने आत्मने पद माने तो आताम, हम तिप्तजी पर आइए कि तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग, ये जो 9 प्रत्यय है इसका नाम है आत्मने पद। और ऊपर जो तिप तस्जी सिप थस्थ मिबस मस जो है, इन 9 प्रत्यय का नाम है आत्मने पद, सॉरी परस्मयी पद। समझ गए जी? तो पद विभाग हमने कर दिया, परस्मयी पद और आत्मने पद विभाग कर दिया। एक और चीज इसमें बता दूं कि परस्मयी पद और आत्मने पद, तो परस्मयी पद जो नाम रखा गया है ये अन्वर्थ है, अर्थानुसारी संज्ञा है। आत्मने पद और परस्मयी पद जो नाम रखा गया, इतना बड़ा जो नाम रखा भगवान पाणिनि जी ने, तो वो
अन्वर्थ संज्ञा है, माने अर्थानुसार, यथा गुण तथा नाम। परस्मय पद नाम दिया कि परस्मय पदम, माने परस्मय माने दूसरे के लिए, अन्यस्मय पदम इति परस्मय पदम। परस्मय पदम का क्या अर्थ है जी? अन्यस्मय पदम। परस्मय पदम का जब अर्थ पर विचार करेंगे तो परस्मय पदम का अर्थ है अन्यस्मय पदम इति परस्मय पदम। और आत्मने पदम का अर्थ है कि आत्मने पदम माने स्वकीयाय पदम इति आत्मने पदम, स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम। समझ गया जी? आत्मने पद का क्या अर्थ है? स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम। आत्मने पदम का क्या अर्थ है? बोलिए, आत्मने पद का क्या अर्थ है? हाँ, और परस्मय पदम का क्या अर्थ है? अन्यस्मय पदम। बहुत सुंदर। अन्यस्मय पदम इति परस्मय पदम, स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम। अपने लिए जो पद वो आत्मने पद, दूसरे के लिए जो पद वो परस्मय पद। अब ये जो है नाम जो है, इस नाम गुण के आधार पर रखा हुआ है। क्या? वैसे सब में तो ये नहीं घटेगा। ये जो है एक तो धातु जो है सकर्मक होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। एक तो होता है उभयपदी धातु होता है, एक परस्मय पदी धातु होता है और एक आत्मने पदी धातु होता है। तीन तरीके के धातु हो गए जी, परस्मय पदी, आत्मने पदी और उभयपदी। तीन तरीके के धातु हैं। तो इसमें से जो धातु उदात्तित है, तो उदात्तित होने के कारण जो है वो परस्मय पद हो जाएगा। अनुदात्तित होने के कारण जो है आत्मने पद हो जाएगा। और स्वरितेत य इत्यादि होने के कारण जो है उभयपदी हो जाएगा। तो जो उभयपदी धातु है, जो उभयपदी धातु है, उसमें उसका जब हम प्रयोग करेंगे, अपने लिए प्रयोग करेंगे, तब हमें प्रयोग करना चाहिए आत्मने पद का प्रयोग उभयपदी में। और जब दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रयोग करना चाहिए परस्मय पद का। जैसे उदाहरण के लिए, मैं भोजन बनाता हूं, ये पच धातु उभयपदी है। डुपचस पाके ये स्वरितित धातु है, तो इसलिए उभयपदी है। तो उभयपदी होने से पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचथः, पचथः, पचामी, पचावः, पचामः, ये रूप चलता है परस्मय पद में। और आत्मने पद में चलता है पचते, पचेते, पचंते, पचसे, पचेथे, पचध्वे, पचे, पचावहे, पचामहे, लट लकार का रूप बताया। तो ये आत्मने पद में चलता है। तो प्रश्न है कि कहाँ पर हम आत्मने पद का प्रयोग करें, कहाँ पर हम परस्मय पद का प्रयोग करें। तो इसका हमें आत्मने पद का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां पर अपने लिए कोई प्रयुक्त। जब आप भोजन पकाना, भोजन अपने खाने के लिए बना रहे हों, तो उस समय मैं बोलूंगा कि किम करोति अयि शारदे, तो उसका उत्तर होगा कि अयि आचार्य महोदय अहम पचे, मैं भोजन बना रही हूँ। तो अब अहम पचे कहे, यदि शारदा बहन जी ने, भगनी ने कहा कि अहम पचे, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये अपने लिए बना रही है, इनका उद्देश्य है अपने लिए बनाना। और यदि वह प्रयोग करती है कि अहम पचामी, तब हम समझें कि वो बाहर से कोई अतिथि इत्यादि आएगा, तो उसके उद्देश्य से यहाँ पर पका रही है।
तो कहने का अभिप्राय है कि अहम पचामी कहने से हुआ कि बाहर से जो गेस्ट आएंगे भले ही हम भी उसमें खाएं, माने पकाने वाले स्वयं भी खाए एक अलग चीज है, परंतु उस समय उद्देश्य है कि गेस्ट को हमने जो बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उनको भोजन कराने के लिए, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। अहम पचामी, ये अर्थ हो गया। और जब अपने लिए भोजन बना रहे हैं, भले ही उसके बीच में अचानक कोई गेस्ट आ जाए, कोई आचार्य आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई साधु सन्यासी आ जाए, उनको भोजन दे दें, वो एक अलग चीज है, परंतु वहां पर अहम पचामी होगा। तो स्वस्मयी पदम इति आत्मने पदम, परस्मयी पदम इति अन्यस्मयी पदम इति परस्मयी पदम। दूसरे के लिए जब पद का प्रयोग हो तो परस्मयी पद हुआ, अपने लिए हो तो आत्मने पद हुआ। इस चीज को ध्यान में रखना है एक विशेष, इसलिए इसको कहते हैं इतनी बड़ी जो संज्ञा की गई परस्मयी पदम और आत्मने पदम, ये अन्वर्थ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जी? अन्वर्थ। अनुअर्थ माने अर्थ के पीछे पीछे चल, अनु माने पश्चात, पीछे पीछे, अर्थ माने अर्थ, तो अर्थ के पीछे पीछे चलने वाली ये संज्ञा है। जैसा अर्थ है उसके अनुसार, अर्थात अर्थानुसारी संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा का अर्थ हुआ कि अर्थानुसारी संज्ञा। तो ये परस्मयी पदम और आत्मने पदम ये अर्थानुसारी संज्ञा है, तो हमने पद विभाग कर दिया। और पद नियम करने वाले तो बहुत सारे सूत्र हैं, अनुदात्त गीता आत्मने पदम इत्यादि आत्मने पद करने के लिए है नियम, पद नियम। और परस्मयी पद यहाँ पर आते हैं, परस्मयी पद है तो इसीलिए परस्मयी पद नियम करने के लिए है शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। क्या है सूत्र जी? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। तो इसके संबंध में कल हम बताएंगे, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। सबसे पहले गुरुकुल, हाँ बोल। परस्मयी पदम संज्ञानम आत्मने पदम संज्ञा सूत्रम वा? हाँ, संज्ञा सूत्रम इदम अस्ति। तो इसको कहते हैं पद विभाग कर दिया। पदम मैंने इसलिए कह दिया, पद विभाग कर दिया हमने कि परस्मयी पद है, आत्मने पद है, तो ये संज्ञा सूत्रम इदम, ये संज्ञा सूत्र। और कोई प्रश्न किन्हीं को? स्काइप वाले को कोई प्रश्न है और दूसरे को, किसी को, विद्यार्थी को? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? शेषात कर्तरी प्रश्न में 1378 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र है। ये पद नियम करता है। पद नियम का वो तीसरा अध्याय में अनुदात्त गीता अपने पदम से लेकर के सब पद नियम करने वाला है। अनुदात्त गीता अपने पदम शायद 9वां सूत्र है कि कितना नंबर सूत्र है देख लीजिएगा। वहां से लेकर के अनुदात्त गीता अपने पदम से लेकर के और आगे जो है सब पद नियम करने वाला है। कुछ जो है आत्मने पद करने वाला है, कुछ परस्मयी पद करने वाला है। तो यहाँ परस्मयी पद का प्रसंग है, इसलिए परस्मयी पद शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, ये आपको हम समझाएंगे। तो ये कल समझाएंगे। अभी यदि कोई प्रश्न हो जितना पढ़ाया उसमें यदि किसी भी तरीके की शंका हो तो मतलब बता दीजिए। आचार्य जी, अहं शारदा वदामि। कृ धातोः कुरुते भवति खलु आत्मनेपदं कुर्वे, तत् कदापि न श्रुतम्। उदाहरणानि सन्ति वा? अहं कुर्वे न जानामि, सर्वदा अहं करोमि एवमेव वदामः। वो तो सामान्य रूप से है ना ये बहन जी, सामान्यम वर्तते। यदि आप विद्वान के आधार पर यदि सोचेंगे तो अहम कुर्वे होना चाहिए। यदि अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो अहम कुर्वे होना चाहिए, अहम करोमि नहीं होना चाहिए। यदि किसी की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तब अहम करोमि होना चाहिए। अवगतम, समझे? वो तो देखिए ना आप,
लोक व्यवहार में, यदि आप पीछे वाली सुनी होगी तो शायद उस समय भी आप सुनी होगी, लोक व्यवहार में तो लंग लकार का 5 ही लकार से काम चला लेते हैं ना जी। हाँ, तो लंग लकार का, वैसे लंग लकार का वास्तव रूप में प्रयोग तो अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूतकाल में होना चाहिए ना। अकुर्वतां श्रुतम तो वो जो है अकुर्वता वाला हमने समझाया होगा, तो वो जो है लंग लकार का प्रयोग तो अनद्यतने भूत में, अनद्यतन भूत में होता, परंतु लोक में जो है ऐसा कर दिया जा रहा है। क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि आज अभी संस्कृत का उतना प्रचार नहीं है, तो चलो संस्कृत का प्रचार हो जाए, संस्कृत का बढ़ावा हो, इस तरीके की बात है। परंतु ये जो है, जब विद्वान व्यक्ति बनता है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो ठीक है, सामान्य व्यक्ति की समझ में आने की बात है ही नहीं, परंतु जब विद्वान हम बन रहे हैं, हम जब सामान्य चीज थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग जो पढ़ रही है बहुत ही अच्छी चीज पढ़ रही है, परमात्मा की कृपा है, तो ये आगे की पढ़ाई पढ़ रही है, इसलिए इस रहस्य को जानना जरूरी है। शास्त्र की संगति सामान्य संस्कृत पढ़ने वाला नहीं लगा सकता। वो तो सामान्य संस्कृत पढ़ लिया और वो जो है कि जो कि वहां पर इसमें पढ़ाया जाता है संस्कृत भारती में, तो सामान्य संस्कृत पढ़ाया जाता है। सामान्य संस्कृत पढ़ करके कोई रामायण महाभारत आदि की भी ठीक से नहीं व्याख्या कर सकता। वो तो उस चीज को ध्यान में रख करके ही कहाँ पर पहले जो है किस शब्द का प्रयोग किया, हनुमान जी जब सीता जी को खोज करके लाए तो उन्होंने क्या शब्द का उच्चारण किया, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तुलसी रामायण नहीं, तो कौन सा शब्द बोला, उन सबों को ध्यान में रख करके जो है मतलब जो है अर्थ किया जाता है। और वो तो शास्त्रीय, माने वो शास्त्र मस्तिष्क में होगा तभी पूर्व के जो इतिहास है उसको ठीक तरीके से हम अर्थ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसमें गीता भी है, गीता को केवल संस्कृत पढ़ लिया और आ गया सो बात नहीं है। इसलिए इतना जो मतभेद है गीता में, क्योंकि सामान्य संस्कृत व्यक्ति पढ़ लिया और उसी के आधार पर उस गीता का अर्थ कर देता है, और फिर जो है बस ये हो जाता है। चाहे वह राहुल सांस्कृतायन हो, चाहे वह संपूर्णानंद हो, चाहे वह कोई भी अरविंद की, मैं महर्षि अरविंद की भी बात करता हूँ। महर्षि अरविंद भी विद्वान थोड़े थे, अच्छे थे, स्वाध्यायशील थे, तो उन्होंने जैसा हुआ उसके आधार पर जो है अपना ऋषिदान जी का भी वो पुस्तक इत्यादि पढ़ करके और ये सब करके, और वो अपना जो है कुछ उन्होंने वेद रहस्य इत्यादि पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी बात है। सामान्य व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। सामान्य व्यक्ति तो समझेगा कि ये तो अरविंद जी का जो खंडन कर रहा है, या इनका खंडन कर रहा है, उनका खंडन कर रहा है, इसलिए वहां तो चुप रहना ही अच्छी बात है। परंतु ये है कि जब हम जैसे 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 गहराई में चलते जाएंगे, वैसे 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 हमें दिखने लग जाएगा कि ये सही क्या है, गलत क्या है, और वैसे वैसे ज्ञान की भी वृद्धि होगी, वैसे वैसे नम्रता भी होगी, हम्बल, बहुत कुछ मतलब व्यक्ति के अंदर आता है। तो ये है इस चीज को, इसलिए अहम कुर्वे माने स्वस्य कृते, यहाँ पर अहम कुर्वे का हुआ कि अहम स्वस्य कृते करोमि कार्यम, ये अर्थ हुआ। और अहम करोमि माने मतलब ये हो गया कि परस्य कृते, दूसरे के लिए, यही होना चाहिए। चलिए जी, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मंत्र पाठ करें। और राजभल्ला जी, आपको एक चीज बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी दक्षिणा आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, मिल गया। नहीं नहीं नहीं, दोनों ठीक है, धन्यवाद जी। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।